हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है। मतलब जो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में जो महिलाओं की स्थिति थी उसमें किस तरीके से सुधार आया, जो भी समाज सुधार आंदोलन हुए, ठीक उसको समझेंगे। ये टॉपिक है पेपर 6 का, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। अब अगर हम बात करें कि हम हमेशा सुनते रहते हैं और जो कुप्रथाएं हैं वो महिलाओं को जीने नहीं देती हैं, और ये आप कह सकते हैं कि जो कुप्रथाएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं। आज भी हम अपने समाज में कई सारी कुप्रथाओं को देखते हैं, हालांकि उससे संबंधित बहुत सारे कानून हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से किसी भी कुप्रथा को खत्म नहीं कर सकते हैं। चाहे वो हम कह सकते हैं पर्दा प्रथा अब तक है, या हम कह सकते हैं विधवाओं को भी लेकर बहुत सारे लोगों के मतलब अजम्पशंस रहते हैं। बहुत सारी चीजें जो विधवाएं होती हैं उनको फेस करनी पड़ती हैं। मैंने बहुत सारी चीजें देखी भी हैं, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हुए हैं इस बेसिस पे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार तो है, कानून तो है, लेकिन जो समाज है उसको कौन चेंज करेगा, समाज की जो मेंटालिटी है उसको कौन चेंज करेगा, वो शिक्षा ही चेंज कर सकती है। ठीक है, जैसे जो युवा पीढ़ी है, जैसे आप लोग आने वाले हैं, टीचर्स बनने वाले हैं, तो जब आपकी मेंटालिटी चेंज होगी तभी जो हमारे आगे आने वाले बच्चे हैं, जिन भी बच्चों को आप लोग पढ़ाएंगे, है ना, तो उन लोगों को आप क्या करेंगे, अच्छे से शिक्षित कर पाएंगे, बता पाएंगे कि महिलाओं और पुरुषों में कोई भेद नहीं होता है। तो जैसे कि कुप्रथाएं हम देखते ही थे पहले टाइम पे कि जो पर्दा प्रथा थी, या फिर हम कह सकते हैं जो बाल विवाह थी, या बहु विवाह हुआ करता था। जैसे पुरुषों को बहुत सारे विवाह करने की आजादी होती थी लेकिन महिलाएं नहीं कर पाती थी। इसी तरीके से जो विधवा विवाह था, विधवाओं को जो है वो विवाह यानी शादी करने की इजाजत नहीं दी जाती थी। ये इजाजत देगा कौन, है ना, मतलब कौन देगा, महिलाएं भी तो स्वतंत्र है ना। तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारी कुप्रथाएं हम देखते थे। अब अगर हम बात करें इस टॉपिक पे आ जाते हैं फटाफट से, तो जो 19वीं सदी थी, या फिर हम कह सकते हैं जो 20वीं सदी थी, यानी हम कह सकते हैं ब्रिटिश काल तक आते आते जो महिला शिक्षा थी, या फिर हम कह सकते हैं जो महिलाओं की स्थिति थी, उसमें सुधार की बात की जा रही थी। जो कि कुछ लोग थे, मतलब बहुत सारे समाज सुधारक हुए हैं, जो भी समाज का हित मतलब चाहे, उनको ही हम समाज सुधारक के नाम से बुलाते हैं। कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा शिक्षित थे, बहुत ज्यादा कह सकते हैं बुद्धिजीवी थे, जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, वरना आज भी महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं वहीं अटकी होती। ठीक, और ये जो बदलाव आ रहे थे, देखिए खाली महिलाओं की स्थिति में सुधार को लेकर नहीं हम कह सकते हैं, उस समय बहुत सारे बदलाव जरूरी थे। जाति को लेकर, छुआछूत को लेकर, ऊंच नीच को लेकर, कई सारे कर्म कांडों को लेकर, है ना, ये बहुत सारे परिवर्तन आ रहे थे। उसमें एक महिला का भी मुद्दा, जो महिलाओं को एक तरीके से कह सकते हैं हैरिस किया जाता था, जो उनका शोषण किया जाता था, उनसे मुक्त करवाना है। और ये किन लोगों का विचार था, जो थोड़े से शिक्षित थे और हम कह सकते हैं एक तरीके से बुद्धिजीवी थे, है ना, मतलब बहुत ज्यादा सोचते थे महिलाओं के बारे में, उन्हें दिखता था। क्योंकि जो हम कह सकते हैं शिक्षित व्यक्ति है, उसका जो दृष्टिकोण है, उसका जो व्यू है देखने का, वो एक अलग ही नजरिया रखता है अपने पास में। तो कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने समर्थन किया महिला शिक्षा को। देखिए अगर हम पहले जमाने की बात करें, अगर हम ऋग वैदिक काल की बात करें, तब भी महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, ऋग वैदिक काल में होगी, जैसे गार्गी या पाला, वो एक अलग कॉन्सेप्ट था। लेकिन जैसे जैसे हमारी सभ्यता बढ़ी, हमारा समाज विकसित हुआ, वैसे वैसे महिलाओं की स्थिति में गिरावट होती चली गई। महिलाओं को पैरों की जूती समझा जाने लगा, उन्हें घर के कामों तक सीमित रखा जाने लगा। और जहां तक कि हम उत्तर वैदिक काल में बात करें, तो महिलाओं को वेद तक पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो महिलाओं को चार दीवारी के अंदर समेटा जाने लगा। लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटिश काल तक आते आते, तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात की। और ये मतलब काम किसने किया, तो भारतीय समाज में कुछ समाज सुधारक हुए, उन्हीं लोगों ने क्या किया, मिलकर महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई सारे कामों को किया। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वैसे तो बहुत सारे लोग थे, क्योंकि जो समाज के प्रति अपना समर्पण दे, समाज में बदलाव चाहे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, समाज सुधारक कहते हैं। आप भी एक समाज सुधारक हो सकते हैं, कोई भी एक कदम उठाकर, है ना, मतलब किसी की भी स्थिति में, किसी भी एक सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जिससे समाज की सोच बदले, है ना, ऐसा कोई काम कर सकते हैं, तो आप भी क्या है, एक समाज सुधारक कहला सकते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा योगदान था वो किसका था, राजा राम मोहन राय का था। और हमेशा से ही ये जो टॉपिक है वो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, और प्रीवियस ईयर में भी आप ये टॉपिक देखेंगे कि समाज सुधार जो आंदोलन हुए हैं उसमें राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका है, ऐसे भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में।
तो अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की, जैसे कि हम एक कहानी सभी जानते हैं कि इनकी जो भाभी थी, मतलब इनके भैया की डेथ हो गई थी राजा राम मोहन राय के, और इनकी भाभी को चिता पे बैठाया जाना था। और प्रथा भी तो देखिए कैसी कि गांव से बहुत दूर ले जाके महिलाओं को उसके पति की चिता पे बैठाला जाता था, जिससे कि गांव की जो स्त्रियां होती थी, जो महिलाएं होती थी, उनको दूर दूर तक वो आवाजें सुनाई ना दे जो महिलाएं चीखती थी। क्यों? क्योंकि सभी तो अपने मन से सती नहीं होना चाहती है ना भाई। उन महिलाओं को बैठाया जाता था और साथ में ढोल नगाड़े मचाए जाते थे, जिससे कि उसकी चीख की जो आवाजें होती थी वो गांव वालों तक ना पहुंचे, या फिर वहां तक ना पहुंचे जहां तक समाज की महिलाएं रहती हैं। और अगर ऐसा होता कि वो जो चीख चिल्ला रही है महिला, उसकी आवाज अगर महिलाओं तक पहुंचती तो हो सकता है कि कोई स्त्री विरोध करे, लेकिन ऐसी जो सिचुएशन थी वो बनने ही नहीं दी गई। जो जिसका भी पति मरता था उसको शमशान ले जाया जाता था और साथ ही में उसको चिता पे बैठना होता था। लेकिन इस सिचुएशन में जो राजा राम मोहन राय थे, उन्हें महिलाओं की स्थिति नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी भाभी को जलने नहीं देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोलकाता में 1828 ईस्वी में क्या किया, ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा सती प्रथा को लेकर। जो थे वो पश्चिमी शिक्षा के बहुत बड़े समर्थक थे, यानी हम कह सकते हैं वेस्टर्न एजुकेशन देने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया। क्योंकि हम देखते ही हैं, अगर हम वेस्टर्न कल्चर भी देखें तो उसमें महिलाओं और पुरुषों को बहुत मतलब समान समझा जाता है, एक बराबर समझा जाता है। वहां पे बहुत ज्यादा फ्रीडम देखते हैं हम महिलाओं के साथ में। तो इस तरीके से जो राजा राम मोहन राय थे वो भी क्या चाहते थे, जो भारतीय महिलाएं हैं उनको भी बराबरी का दर्जा मिले, उन्हें भी समानता का अधिकार मिले, उन्हें भी स्वतंत्रता मिले। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय पूरी तरीके से जो भारतीय महिलाओं को एक बंद कमरे में, एक चार दीवारी में रखा जाता है, जो कि शासन के अंतर्गत रखा जाता है, तो उससे बाहर निकालने की बात करते थे राजा राम मोहन राय। इन्होंने लिखा भी है, क्योंकि इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान था, मतलब बहुत सारी चीजें इनको आती थी। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि बहुत सारी इन्होंने स्टडी की थी और शिक्षित होने की वजह से, बुद्धिजीवी होने की वजह से इन्होंने जब महिलाओं को देखा, इन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो इन्होंने महिलाओं के सुधार के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए। जो भी कुप्रथाएं थी उनका अंत करने की बात की, कि जो बाल विवाह है, क्यों बच्चे शादी हम बचपन में कर दे रहे हैं और किसी बड़े व्यक्ति से, और जब वो मर जा रहा है तो हम महिलाओं को उठा के चिता पे बैठा दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में इन्होंने देखा कि इतनी ज्यादा अराजकताएं फैली हुई हैं, तो इन्होंने क्या किया, काम किया। ठीक है, तो इन्होंने लिखा भी है कि महिलाओं को जबरन घर के कामों में बांधकर रखा जाता है, उनकी दुनिया रसोई तक सीमित रहती है और उनको बाहर जाकर पढ़ने की इजाजत भी नहीं दी जाती है। मतलब कुल मिला के अगर हम गांव के एरियाज में देखें तो आज भी यही होता है कि लड़की को बचपन से ही ये चीज सिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि तुम्हारी कल को शादी होनी है, या घर मतलब अगले घर जाके भी तुम्हें यही करना है, और घर पे तो उस लड़की से बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाया ही जा रहा है। ठीक है, मतलब और ये परंपराओं के अकॉर्डिंग चल रहा है कि मम्मी कर रही हैं, उसके बाद में उनकी बहू कर रही हैं, या फिर अगले घर जाके उनकी लड़की कर रही है। तो ये परंपराएं चली आ रही है, ये रूढ़ियां है ना, स्टीरियोटिपिकल बातें हैं ये। तो ये जो परंपराओं से रूढ़ियां बन गई है, इंसान ने खुद से ये मतलब परसेप्शन क्रिएट कर लिया है कि जो लड़कियां हैं वो यही करने के लिए बनी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपना एक लेख दिया और इन्होंने इन सब चीजों पे काम किया। ठीक है, जो विधवा विवाह था, क्योंकि इनकी जो भाभी थी वो भी विधवा ही हो गई थी, तो इन्होंने विधवा विवाह पे भी काम किया कि जो महिलाएं हैं उनको शादी करने की इजाजत नहीं थी, वो किसी और पुरुष को नहीं देख सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, देखिए सती प्रथा का तो इन्होंने अंत करवा दिया, लेकिन सती प्रथा के अंत के बाद भी महिलाओं की स्थिति इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी। क्यों? क्योंकि आपने अगर बालिका वधू नाटक देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें सती प्रथा का अंत देखा जाता है। मतलब एक हम झलक देखते हैं, तो उसमें जो लड़की होती है, मतलब एक छोटी सी बच्ची होती है, उसकी जो सुगना नाम है, तो उसमें हम देखते हैं उसको एक अलग कमरे में रख दिया जाता है ना। उसको हल्दी वाला खाना नहीं दिया जाता है, या फिर जो मिर्च मसाले वाला खाना है उसको नहीं दिया जाता है। तो एक तरीके से मैंने एक मूवी में भी देखा था कि जो महिलाएं होती थी पहले जमाने की, उनके बाल हटवा दिए जाते थे। ऐसी दर्दनाक जीवन जीने से तो अच्छा है कि महिला सती ही हो जाए, है ना। तो वो सिचुएशन जो रही, सती प्रथा के बाद भी महिलाओं को एक तरीके से समर्थन नहीं किया गया, उसको गंदी नजरों से देखा गया उसको, क्योंकि ऐसा लगता था कि महिलाओं की गलती है कि उनके पति की डेथ हो गई है तो महिलाओं की गलती है। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसने इस तरीके की धारणाएं मन में बैठा ली है महिलाओं के प्रति कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस वजह से जो विधवाएं थी उनको भी बहुत ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ी है। और अगर हम
बात करें बहुविवाह की, तो वहां पे पुरुषों को कितने भी विवाह करने की आजादी थी और महिलाओं को एक भी नहीं, है ना। तो इस चीज के प्रति भी एक्शन लिए गए। तो जो सती प्रथा का अंत था और जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं, वरना जिसका भी पति मरता था उसको चिता के साथ बैठा दिया जाता था, और जिसमें महिला चाहती है कि नहीं चाहती है, उसका क्या समर्थन है, वो क्या चाहती है, वो कोई नहीं सुनता था, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया, क्योंकि ये जो विधवा जीवन था, जो भी विधवाओं की स्थिति होती थी, जो विधवा का जीवन था, मतलब जो भी उनको बैठाया जाता था, तो ये उस चीज से बहुत दुखी थे। उस चीज का जो इम्पैक्ट था इनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ रहा था, और इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की उसके बाद इन्होंने, क्योंकि इन्हें ना बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इन्हें फारसी, अरबी और बहुत सारी जो भारतीय भाषाएं थी, बहुत सारी यूरोपीय भाषाएं थी, उनका ज्ञान था। इन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की, बहुत सारे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किए। तो उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन निकाला, इन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश काल चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयास किए और साथ में इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया। ठीक है, जब इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया तो इन्होंने, जो अंग्रेज अफसर थे, जो भी अंग्रेज लोग थे, उनसे इन्होंने कहा कि आप प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें उठा के देखिए, आप ऐसा भी किसी भी धर्म का ऐसा कोई ग्रंथ बता दीजिए जिसमें बात कही गई है कि पति के मरने पर जो महिला है उसको उठा के चिता पे बैठा दिया जाएगा। और इसका जवाब जो है वो कोई और नहीं दे पाया, यानी इसका कोई और तर्क था ही नहीं। और कहीं पे भी, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म के ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर किसी का पति मर जाता है, या फिर हम कह सकते हैं हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो महिलाओं को भी मर जाना चाहिए या फिर महिला को भी चिता पे बैठा देना चाहिए। ये उसकी इच्छा होनी चाहिए कि वो अपने जीवन का क्या करेगी, है ना। तो इस तरीके से जब इन्होंने तर्क दिया तो जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने इस बात का समर्थन किया, और हम कह सकते हैं कि 1829 ईस्वी में इस बात पे पाबंदी लगा दी गई कि अगर किसी के पति की मृत्यु हो भी जाती है तब भी उसकी जो पत्नी है उसको सती होना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने बहुत ज्यादा समर्थन भी किया था राजा राम मोहन राय का। इस तरीके से हम सती प्रथा का अंत देखते हैं। अब हम 19 और 20वीं सदी के दशक में ही हम देखते हैं जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने भी क्या किया, महिलाओं की ही स्थिति और सुधार पे काम किए। इन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया, और ये भी बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, और ये भी देखते थे जो बालिकाएं होती थी और जो महिलाएं होती थी उनका दुख इन्हें देखा नहीं जाता था, और इन्होंने अपने लड़के की भी शादी एक विधवा से ही करवाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि इन्होंने भी प्राचीन ग्रंथों का ही सहारा लिया, इन्होंने कहा कि कहां लिखा हुआ है ग्रंथों में, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण है, कहां लिखा हुआ है कि महिलाएं दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं, है ना भाई। अगर किसी का पति मर जाता है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। अच्छा, ये लड़कों के साथ नहीं होता था कि अगर लड़के की पत्नी मर जाती थी तो उसको सती नहीं होना होता था, मतलब उसको जो है वो चिता पे नहीं बैठाया जाता था, और वो दूसरी शादी भी कर सकता था। तो महिलाओं के साथ इतना भेदभाव क्यों भाई? पुरुषों के साथ भी ऐसा होना चाहिए या फिर महिलाओं के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए? दोनों को क्या है, और पुरुषों में क्या है, एक साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों देखा जा रहा है? हम बायसनेस क्यों देख रहे हैं कि एक के साथ इतना बुरा और एक के साथ मतलब वो कुछ भी कर सकता है? तो जो मेंटालिटी है सोसाइटी की, समाज की, उस सोच में मतलब बदलाव लाने की कोशिश की जो हमारे समाज सुधारक थे। इस तरीके से क्या है, इन्होंने भी प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया और इन्होंने भी कई सारे तर्क दिए इस बात को लेके। तो इनसे भी क्या थी, जो अंग्रेज सरकार थी वो समर्थन इनका करती थी, और उन्होंने 1556 ईस्वी में क्या किया, विधवा विवाह कानून पारित कर दिया। यानी कोई भी महिला 1856 के बाद में मतलब विवाह कर सकती थी किसी भी पुरुष से, वो जिससे चाहती थी, मतलब अपने पति तो उसका चला ही गया है, तो उसके बाद वो चाहती तो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती थी किसी और पुरुष के साथ में। ठीक है, तो शादी कर सकती थी। अब अगर हम बात करें तो जो समाज के जो लोग थे वो ना तो महिलाओं की शिक्षा के लिए मानते थे, मतलब विरोध करते थे, तो और ना ही इस कानून को लेकर उन्होंने हामी भरी। मतलब समाज और सोसाइटी के लोग तो कभी नहीं कहेंगे ना, उनकी तो रूढ़िवादी सोच थी, तो वो अपनी उन्हीं परंपराओं को चलाना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव तो आना निश्चित है, लेकिन लोगों ने पूरी जी जान लगा दी
जिस भी धर्म के लोग थे, ये खाली हिंदू धर्म में ही नहीं हो रहा था, ये मुस्लिम धर्म में या फिर हम और भी धर्म देखें उनमें भी महिलाओं की स्थिति ऐसी ही थी, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, है ना। तो सभी लोग चिंतित हो गए, ठीक। तो सभी लोग चिंतित थे और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उनका भी विरोध कई लोगों ने किया और इस कानून को पारित होने में भी बहुत ज्यादा समय लग गया, या हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा मतलब तकलीफों को झेलते हुए, बहुत सारी चीजों को फेस करते हुए इस कानून को पारित किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 19 और 20वीं जो आंदोलन था वो अलग अलग दिशाओं में फैल रहा था बहुत ज्यादा तेजी से। वहीं अगर हम उत्तर भारत में देखें तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती भी एक तरीके के समाज सुधारक ही थे और इन्होंने भी जो विधवा विवाह था इन्होंने भी बहुत ज्यादा समर्थन किया विधवा विवाह का। देखिए समर्थन तो हो गया, महिलाएं अपनी इच्छा से शादी भी कर सकती थी, लेकिन सभी महिलाएं एक जैसी तो नहीं हो सकती भाई, सभी महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हो सकता है अपने पति के साथ रहते रहते इंसान को स्नेह हो जाता है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती हैं, और फिर उस सिचुएशन उस सिनेरियो में कि ऐसा समाज और सोसाइटी उनका साथ नहीं दे रही है तो स्त्रियों को समझा पाना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। क्योंकि देखिए एक अगर हम बात करें एजुकेटेड अगर कोई लड़की है तो उसको समझा पाना एक आसान सी बात है, लेकिन अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की नहीं है या फिर कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है उसको बात समझा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर जब समाज और सोसाइटी ने उस पर प्रेशर बना रखा हो तो ये पारित तो हो गया, लेकिन जब समाज ने सोसाइटी ने विरोध किया तब जो स्त्रियां थी उसमें से मतलब कुछ स्त्रियों को समझ आया होगा ये बात, तो कुछ स्त्रियों ने दूसरे पति से शादी करके अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगी। जो भी विधवाएं थी उनकी जिन्होंने शादी की थी उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम थी, क्योंकि समाज उन्हें स्वीकृति नहीं देता था, है ना भाई। घर में रह रही है, चार बातें सुना रही है कि तुम यहाँ पढ़ी हो या फिर तुमने ऐसा किया, तुम दूसरे के घर जाओगी एक्सेट्रा। मतलब समाज की तो आदत होती है महिलाओं से कहने की, चाहे वो कोई भी टाइम हो, महिलाओं ने हर समय फेस किया हुआ है। तो इस तरीके से क्या है, समाज में रहकर बहुत ज्यादा परेशानी झेलने के बाद महिलाओं ने बहुत सारी चीजें फेस की। जो स्टीरियोटिपिकल लोग होते थे, वो रूढ़िवादी जो सोच उनकी थी वो कि घर में रहो और किसी दूसरे मर्द के साथ में एक्सेट्रा बहुत सारी बातें किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे स्थिति में सुधार आने की नौबत थी। प्रकृति अपना जो मतलब उसकी जो प्रकृति है, जो नेचर है हमारा, वो बदलाव चाहता था। तो क्या हुआ, जो महिला शिक्षा थी उस पे काम करने पे बात आ गई। जो भी हमारे समाज सुधारक थे उन्होंने कहा कि ऐसे स्थिति जो है वो नहीं बदल सकती है। हम जब महिलाओं को शिक्षित करेंगे, मतलब जितने भी समाज सुधारक थे, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए या फिर जो भी अन्य हमारे समाज सुधारक थे, उन्होंने कहा कि जब लोगों की सोच बदलेगी, जब लोग जागरूक होंगे चीजों के प्रति, तभी जाके महिलाओं की स्थिति में सुधार आ सकता है। तो क्यों ना महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए हम क्या करें, स्कूल खोले। तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने कोलकाता में स्कूल खोले। ऐसे ही बहुत सारे समाज सुधारक रहे जिन्होंने अलग अलग जगह पे जो स्कूल हैं वो खोले। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे और कई सारे लोग थे, कई सारे अन्य सुधारक रहे जिन्होंने महिला शिक्षा पे काम किया, स्त्री शिक्षा पे काम किया। देखिए हमेशा से ये रहा था कि अगर महिलाएं सजग हैं, क्योंकि महिला ही महिला को आगे बढ़ने नहीं देती है। अगर महिलाएं हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो ज्यादा बातें करती हैं या फिर एक दूसरे से, ये बात सच है, मान सकते हैं। इसीलिए जो फैलना है, चाहे वो पॉजिटिव वे में देखें चाहे हम नेगेटिव वे में देखें, कि अगर कुछ अच्छा है तो वो भी अच्छे से फैलेगा। इसलिए जो नेगेटिव चीजें थी वो भी अच्छे से फैलती थी महिलाओं के द्वारा। तो हम महिला शिक्षा पे काम करेंगे तो जो प्रचार है, जो प्रसार है, जो भी विकास है महिलाओं का, ये कहें या हम कहें किसी राष्ट्र का विकास, तभी अच्छा हो सकता है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक विकास संभव नहीं है, चाहे वो हम किसी राष्ट्र का कहें या फिर हम महिलाओं का कहें, ठीक है। तो इस तरीके से जो विद्यालय थे, जो स्कूल थे, उनका निर्माण शुरू हुआ, ठीक है। 19वीं और 20वीं सदी के अंत तक अगर हम देखें तो जो आर्य समाज हम कह सकते हैं, जिसमें हमने दयानंद सरस्वती का नाम देखा, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पंजाब में कई सारे स्कूलों की स्थापना की। और ज्योतिबा राव फूले, जिन हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, तो वो भी उन्हीं के ही नाम पे है, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा पे, जो विधवा विवाह है, कई सारी कुप्रथाओं को अंत करने में इन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग दिया था। और इन्होंने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए भी स्कूल निर्मित करवाया था, बनवाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए जो उत्तर भारत था, अभी हम देख रहे थे कि उत्तर भारत में किस तरीके से विकास हो रहा था और किस तरीके से आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने जब की, तो इन्होंने भी किस तरीके से महिलाओं के जो स्थिति में सुधार होने थे उसके प्रति कितना समर्थन और कैसे समर्थन किया। तो उत्तर भारत में क्या था,
जो महिलाएं अलग धर्म, हम कह सकते हैं मुस्लिम धर्म की थी, उनकी स्थिति में भी सुधार आना शुरू हो गया। और क्योंकि मैं अभी बोल ही रही थी कि जितने भी धर्म थे उन सभी धर्मों की महिलाओं को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था पहले, तो इस तरीके से महिलाओं की शिक्षा पे काम होना शुरू हुआ। तो जो कुलीन वर्ग की महिलाएं होती थी, जो थोड़े उच्च वर्ग की महिलाएं होती थी, मतलब जो कास्ट में अच्छी होते थे, परिवार से अच्छे होते थे, तो उन लोगों ने, उन महिलाओं ने घर पे ही रहकर अरबी भाषा में कुरान की जो आयतें थी वो पढ़नी शुरू कर दी। और ये सब किसकी वजह से हो सका? ये सब हो सका मुमताज अली के द्वारा। तो मुमताज जो अली थे वो भी एक समाज सुधारक थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आगे बढ़े और इन्होंने कई सारी बातें कही महिलाओं को लेकर, उनकी स्थिति में सुधार को लेकर। इन्होंने कहा कि जो कुरान की आयतें हैं वो ये नहीं कहती हैं कि जो महिलाएं हैं वो पढ़ नहीं सकती हैं, क्योंकि जो वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो मुस्लिम समाज में महिलाओं को कुरान की जो आयतें थी उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो जो मुमताज अली थे उन्होंने आगे आके इन्होंने भी जो अपने ग्रंथ का सहारा लिया और महिला शिक्षा की बात की, महिलाओं की स्थिति में सुधार की बात की। तो इस तरीके से जो कुलीन वर्ग की जो महिलाएं हुई, उन्होंने क्या किया, अब अरबी भाषा में कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। और जो फीमेल टीचर्स थी वो आती थी घर में पढ़ाने महिलाओं को। ठीक है, देखिए जब ये सारे विद्यालय निर्मित होने लगे थे तो लोग डर गए। ऐसा क्यों हुआ? घर में टीचर्स आए क्योंकि बाहर पढ़ने भी तो लड़कियां जा सकती थी ना। तो जब विद्यालय का निर्माण होना शुरुआत में शुरू हुआ तो जो समाज, जो सोसाइटी के लोग वैसे भी इन लोगों के पक्ष में नहीं थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर या जो भी कानून बना था, है ना, उसके पक्ष में नहीं थे। तो जो महिलाएं बाहर जाया करती थी, पढ़ने जाया करती थी, तो लोगों को ऐसा भी डर था, मतलब कुछ लोग तो पढ़ने भेजते थे और कुछ लोग घर में बैठे रहते थे और उनको डर था कि ऐसा ना हो कि स्कूल वाले हमारे बच्चों को खींच खींच के लेके जाए, फिर ये जो लड़कियां हैं वो घर का काम कौन करेगा ना। ऐसी सोच थी इंसान की कि पर घर का काम कौन करेगा। तो इस सिचुएशन में क्या था, जो लोग बैठे हुआ करते थे और लोग ऐसा भी सोचा करते थे समाज की कि ऐसा ना हो कि हमारी लड़कियां, क्योंकि बहुत ज्यादा सिचुएशन झेलने के बाद में आज ये स्थिति ऐसी आई है कि अब लड़कियां आराम से स्वतंत्र रूप से जा सकती हैं पढ़ने। हालांकि अभी भी समाज, सोसाइटी के लोग वैसे नहीं है कि मुंह बंद रह सके उनका, है ना। तो इस तरीके से क्या है, उस जमाने में अगर हम बात करें तो जो महिलाएं जाया करती थी पढ़ने, या स्त्रियां या महिलाएं अभी जो भी है लड़कियां जाया करती थी, तो लोग ये सोचते थे ऐसा ना हो कि ये बिगड़ जाए। तो इस सिचुएशन में क्या किया गया था, जो घर में मतलब पिता हुआ करते थे या फिर जो भी पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे वही पढ़ा दिया करते थे स्त्रियों को। और ज्यादातर जो पुरुष होते थे, यानी जो पति या फिर जो भी भैया होते थे वही पढ़े लिखे होते थे, तो वही महिलाओं को पढ़ा दिया करते थे। तो इस तरीके से क्या है, जो महिलाएं थी वो घर में ही रह के, चाहे वो हिंदू धर्म की बात करें चाहे वो मुस्लिम धर्म की बात करें, हर जगह यही हो रहा था। तो घर में ही रह के उन्हें कुरान की आयतें पढ़ा दी जाती थी, या फिर जो भी महिलाएं होती थी उनको पढ़ा दिया जाता था। चाहे हम हिंदू संस्कृति की बात करें, अच्छा हिंदुओं में अगर हम बात करें तो हिंदुओं में ये जो कुप्रथाएं हैं वो हम ज्यादा देखते हैं, या फिर महिलाओं पे अत्याचार ज्यादा देखते हैं। क्यों? मैं पर्टिकुलर किसी धर्म को लेकर नहीं चल रही हूँ, लेकिन जो हिंदू धर्म है वो बहुत पुराना धर्म है, सनातन धर्म है ना। और आज भी अगर कहीं ना कहीं जो महिलाओं के साथ घटित होता है वो हिंदू ही धर्म में होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा धर्म है, हम कह सकते हैं ना। हालांकि मुस्लिम धर्म में या फिर हम और धर्मों की बात करें तो उसमें भी महिलाओं की स्थिति आज भी उतनी अच्छी नहीं है। इसके प्रति कई सारे कानून बनाए गए हैं महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने शुरू हो गए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी कुरान का सहारा लिया और साथ में महिला शिक्षा की बात की, महिलाओं की जो भी स्थिति थी उनकी सुधार की बात की कि वो किस तरीके से अपना जीवन यापन कर सकती हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो 20वीं सदी जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब देखिए जैसे ही महिलाओं को शिक्षित किया गया वैसे ही क्या हुआ, हमने 20वीं सदी में, ये 19वीं सदी की बात हो रही थी, ठीक, उसके बाद क्या हुआ, वैसे ही 20वीं सदी में क्या हुआ, महिलाओं ने ही महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। महिलाओं ने ही लोगों में प्रचार प्रसार किया कि कितना जरूरी है शिक्षित होना, है ना। महिलाओं का जागरूक होना या फिर किसी भी चीज के प्रति हम कह सकते हैं एक्टिव होना महिलाओं का कितना जरूरी है। तो महिलाओं ने ही महिला शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया। देखिए भोपाल की एक बेगम ने अलीगढ़ में ही जो लड़कियां थी उनको लेकर एक प्राथमिक विद्यालय खुलवाया, जिसमें कि जो लड़कियां हैं, जो भी गर्ल्स हैं, वो जाके आराम से क्या कर सके, पढ़ सके, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेगम रुकैया जो थी उन्होंने भी, क्योंकि ये भी मुस्लिम ही थी, इनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। इन्होंने कोलकाता और पटना में क्या किया, इन्होंने भी एक मुस्लिम जो विद्यालय था, जो स्कूल था, उसकी स्थापना करवाई थी। और इन्होंने जो भी रूढ़िवादी सोच थी, जो भी लोगों की स्टीरियोटिपिकल सोच थी, उसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि धर्म के जो धार्मिक नेता हैं उन्होंने औरतों को निचले दर्जे पर लाकर रख दिया है। यानी जो धर्म है हमारा
उसको हथियार बना बना के आपने क्या किया, महिलाओं की स्थिति को नीचे डाल दिया, है ना। किस तरीके से, मतलब कौन सा पक्ष है, कहाँ लिखा है, खाली कहने को, उड़ाने को बातें हो जाती हैं, लेकिन सही प्रमाण कोई नहीं देता इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, महिला शिक्षा पे बात हुई। जब तक जो है वो 1880 लगभग समय आ गया था, तो उस समय क्या था, महिलाएं जो थी वो विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकती थी, एडमिशन ले सकती थी, पढ़ सकती थी, और कई सारी महिलाओं ने क्या किया, बढ़ चढ़ के हर चीज में हिस्सा लिया, खुद का सहयोग दिया। महिला ने ही महिला को क्या किया, समर्थन किया। तब क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति में ये जो सुधारवादी हम आंदोलन देख रहे हैं, या हम कह सकते हैं सामाजिक या धार्मिक सुधार आंदोलन देख रहे हैं, इसी ने क्या किया, महिलाओं की स्थिति में सुधार किया और काया पलट कर दी एक तरीके से। इसी के समय में हम कह सकते हैं कि जो महिलाएं थी वो कई सारे जो फील्ड थी उसमें भी जाने लगी थी, टीचर बनने लगी थी या फिर डॉक्टर बनने लगी थी, और जो भी लिखने लगी थी, कुल मिला के पढ़ने लिखने लगी थी, तो उन्हें क्रिटिसाइज भी करना आ गया था चीजों को, कि अगर कोई कहता था कि अगर ऐसा नहीं करना है तो क्यों नहीं करना, उन्हें तर्क करना आ गया था। तो उनकी स्थिति में भी सुधार होना शुरू हो गया था। अब एक और सुधारक है जिनका नाम है पंडित रमाबाई। इन्होंने क्या किया, ये भी संस्कृत की एक बहुत ज्यादा महान विद्वान रही हैं। इन्होंने कहा कि अब जैसे कि मैंने अभी बताया था कि हिंदू धर्म में महिलाओं का ज्यादा दमन हुआ है, यानी जो भी हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, बहुत पुराना धर्म है और बहुत बड़ा है, तो महिलाओं की स्थिति हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा खराब रही है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था जो भी हिंदू महिलाएं हैं उनको संरक्षित करने में, या फिर उनकी जो स्थिति है, कई सारी कुप्रथाओं को भी अंत करने में इन्होंने अपना साथ सपोर्ट किया था। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी कि ऊंची जाति की जो हिंदू महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, ठीक है। और इन्होंने पूना में एक कह सकते हैं कि विधवा गृह की स्थापना की थी, क्योंकि जो विधवाएं होती थी, क्योंकि उस सिचुएशन में आप समझ ही चुके थे, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा भड़क उठे थे, क्योंकि ये सब कुछ चल रहा था, तो बहुत ज्यादा लोग जो समाज के लोग थे, चाहे हम मुस्लिम धर्म के लोगों की बात करें चाहे हिंदू धर्म की बात करें, वो बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। तो पूना में इन्होंने एक विधवा गृह की स्थापना की थी, जिसमें अगर जो विधवा महिलाएं होती थी, अगर उन्हें किसी भी तरीके की समस्या होती थी तो वो यहाँ के रह सकते थे, क्योंकि ससुराल वाले या फिर मायके वाले तो उनका सपोर्ट देने वाले नहीं थे। और उस सिचुएशन को झेलने से अच्छा है, उस स्थिति को झेलने से अच्छा है, उस मार को झेलने के से अच्छा है कि वो यहाँ आके रहें। और यहाँ जब वो आती थी तो उन्हें कई तरीके की शिक्षा दी जाती थी, जैसे वोकेशनल जो एजुकेशन है, जो व्यावसायिक शिक्षा है, उन्हें दी जाती थी, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके, खुद के जीवन को चला सके, ठीक है, इस तरीके से। तो उसके बाद जब ये सिनेरियो हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तो जो लोग थे, आप खुद ही देख रहे थे कि किस तरीके से जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, जो ज्योतिबा फूले हैं, या फिर जो पंडित रमाबाई हैं, या फिर राजा राम मोहन राय हैं, किस तरीके से जो महिलाओं की प्रगति की बात कर रहे हैं, महिला शिक्षा पे बात कर रहे हैं, कई सारे विद्यालयों की स्थापना हो रही है। तो इन सबके बीच में जो रूढ़िवादी लोग थे वो बहुत ज्यादा भड़के हुए थे, लेकिन चीजें रुकने वाली नहीं थी। देखिए, लोगों को डर था, समाज के लोगों को, जो हिंदू राष्ट्रवादी लोग थे बहुत ज्यादा सोचते थे कि जो महिलाएं हैं वो कहीं पश्चिमी सभ्यता को ना अपना लें, ऐसा ना हो कि उनके अकॉर्डिंग चीजें चलने लगे, जैसे वेस्टर्न कल्चर काम करता है, ऐसा ना हो कि हमारा भी कल्चर उस तरीके का हो जाए और जो हिंदू संस्कृति है वो नष्ट हो जाए। और इसी बात को लेकर जो मुस्लिम समाज था वो भी परेशान था, लेकिन ये चीजें रुकने वाली नहीं थी। जो 19 और 20 का दशक था उसमें महिलाओं ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के भाग लिया, और जो महिलाएं थी वो भी पूरी तरीके से सहमत थी, है ना। जो समाज सुधारक थे उनकी बातों से सहमत थी कि भाई अगर ठीक कह रहे हैं आप लोग कि अगर सुधार होना चाहिए, कुप्रथाओं का अंत होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई क्यों झेलेगा भाई, है ना। तो ये आंदोलन होते चले गए, उन्होंने उन चीजों में भाग लेना शुरू कर दिया, और उसी से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स लिखी गई, बहुत सारी पत्रिकाएं लिखी गई, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस को बनाया जाने लगा, बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्रों को, ट्रेनिंग जो भी सेंटर्स होते हैं उनको बनाया जाने लगा। और इन सब के बीच में जो सरकार थी उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर डाला जा रहा था कि इन सब के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के, बुक्स के माध्यम से, कि महिला शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार चाहिए, या फिर उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी अधिकार है उन्हें दिए जाने चाहिए, यानी महिलाओं से रिलेटेड कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इस बीच में दो लोग आए, ऊपर से और भी कई सारे नेता थे। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने क्या किया, ऐसे ही बहुत सारे नेता थे जिन्होंने समाज सुधारक होने का फर्ज निभाया, और इन्होंने भी महिला शिक्षा पे बात की, और उनकी स्वतंत्रता के लिए इन्होंने भी बहुत सारे कानूनों का निर्माण किया। लगातार महिलाओं की स्थिति में सुधार होता चला गया, ठीक है।
अब अगर हम बात करें तो जो हम सुधारवादी आंदोलन पढ़ रहे हैं या फिर हम कह सकते हैं समाज या धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं, इससे जो बाल विवाह का कॉन्सेप्ट है वो रह गया था। तो ये जो बाल विवाह है वो इसी के अंदर इंक्लूड है। साथ में जो कह सकते हैं ये जो मुद्दा था कहां से उठा, तो लगभग 1884 ईस्वी से इस मुद्दे की शुरुआत हुई। और किसने की? बहराम जी मालाबारी ने इस चीज को सामने लेके आया। जो हम देखते ही थे कि छोटी छोटी लड़कियों की शादी हम बड़े बड़े बुढ़ों से करवा दे रहे हैं। देखिए बचपन में छोटे छोटे बच्चों की शादी करवा दी, वो तो गलत है ही, क्योंकि वो ना समझ है उस समय पे, उन्हें कुछ नहीं पता है। क्या पता कि आगे आते बढ़ते बढ़ते या फिर डेवलप होते होते कि कौन कहां जाएगा, कैसा रहेगा, मतलब कोई रहना चाहता है साथ में, उसकी मेंटालिटी कैसी हो जाएगी, जबरदस्ती बांध रखा था। तो जो बहराम जी मालाबारी थे, इन्होंने क्या किया, ये भी सुधारवादी एक कह सकते हैं समाज सुधारक थे, समाज सेवी थे। तो इन्होंने क्या किया, जो जनमत थी यानी जो भी कह सकते हैं जो भी समाज सुधारी यानी हम कह सकते हैं जो भी समाज सुधारक थे, जो भी लोग थे, उनके जनमत से, क्योंकि महिलाएं भी बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी थी चीजों में, तो महिलाओं का सपोर्ट मिल रहा था, प्लस जो समाज सेवी लोग थे उनका समर्थन मिल रहा था। तो इस वजह से क्या हुआ, अंग्रेजों पे दबाव पड़ने लगा और उन्होंने क्या किया, इस बात पे भी उन्होंने कई सारे कानूनों का निर्माण किया। यानी अब क्या था, क्योंकि जब महिलाओं की जल्दी शादी हो जाती थी तो वो प्रेग्नेंट भी जल्दी हो जाती थी, तो इस वजह से क्या थे, गर्भाधान को रोकने के लिए कि महिलाएं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वो उस चीज के लिए रेडी नहीं होती हैं, तो कम उम्र में जो गर्भाधान हो जाता था उसको रोकने के लिए 1891 ईस्वी में भी एक क्या हुआ, कानून पारित किया गया। और साथ में बाल विवाह को रोकने के लिए पहला कानून बना था 1807 ईस्वी में, जिसमें कहा गया था कि जो महिलाएं हैं जिनकी भी उम्र 10 साल से कम है उनका विवाह नहीं किया जा सकता है, और किसी ने अगर ऐसा किया तो वो दंडनीय अपराध माना जाएगा, मतलब उसके घर वालों को उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा। वहीं हम आज के अगर मतलब सिचुएशन में देखें तो हम देखते ही हैं कि 18 साल लड़की की उम्र है और 21 साल लड़के की उम्र है। इससे पहले आप शादी नहीं करवा सकते, और उसके बाद भी अगर लड़की चाहे तो अपने मन से किसी को चुन सकती है, आप उसकी जबरदस्ती शादी कहीं नहीं करवा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का वर्णन देखा। तो इसका अगर हम कंक्लूजन देखें तो जो 19वीं और 20वीं सदी थी, तो कुल मिला के सुधारवादी आंदोलन का समय रहा है, और यही वो समय था जिसमें जो पुराने रीति रिवाज थे, है ना, जो पुरातन धर्म के जो नियम कानून चले आ रहे थे उनको खत्म किया गया। और जो राजा राम मोहन राय थे तो वो उदारवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं। इन्होंने जो भी संस्थाएं बनाई कह सकते हैं, तो जो भी इन्होंने निर्माण किया वो किस लिए, क्योंकि ये ज्यादातर समर्थन करते थे जो जातिगत जो भी भेदभाव था उसको कम करने के लिए, जातिगत जो असमानताएं थी उनको कम करने के लिए, और महिला शिक्षा पे जो भी मतलब कुप्रथाएं हैं उनको खत्म करने के लिए बहुत सारे काम किए। ऐसे ही जो राजा राम मोहन राय थे, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, और इन सभी का मानना यह था कि हम तभी परिवर्तन ला सकते हैं जब लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो समाज सुधारक थे उन्होंने बहुत ज्यादा समर्थन किया महिला शिक्षा का, और साथ में जो सुधारवादी आंदोलन रहा, जो सामाजिक या धार्मिक सुधार आंदोलन रहा, उसने क्या किया, महिलाओं की स्थिति में बहुत हद तक सुधार लाया, और कई सारे कानूनों को भी पारित करवाए गए लोगों के द्वारा, जिससे कि महिलाओं की स्थिति में आज हम सुधार देखते हैं। लेकिन उतना सुधार आप कभी नहीं देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि कुप्रथाएं कभी भी मतलब अंत नहीं होता है कुप्रथाओं का, वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और समझ आया हो और कुछ आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।